ये उठा था कि आर्बिट्रेशन में कैसे चला जाएगा जब वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट स्टैम्प्ड नहीं है। Hello students and welcome to another lecture. And the topic of this lecture is NN Global Mercantile versus Indo-Unique Limited. This is a landmark judgment of the Supreme Court, recent judgment of the Supreme Court, in which the apex court has ruled that even an unstamped arbitration agreement is equally enforceable. वो भी enforceable है, कोई जरूरी नहीं है कि arbitration agreement हमेशा stamped ही हो. अगर अनस्टैम्प्ड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो वो भी इक्वली एनफोर्सेबल है. ओके, नाउ लेट अस look at, let us peruse the brief facts of the case very briefly. there is, देखिए, एक NN ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका डिस्प्यूट होता है इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड से. ये दो कंपनीज हैं, ये दोनों डिस्प्यूट कर रही हैं आपस में. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि इन दोनों का डिस्प्यूट कैसे स्टार्ट हुआ. इन दोनों का डिस्प्यूट ऐसे स्टार्ट हुआ कि इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड इसको एक टेंडर मिलता है, इसको वर्क ऑर्डर मिलता है कर्नाटका पावर स्टेट कॉर्पोरेशन से. सो इंडो यूनिक को ऑर्डर मिलता है किससे? कर्नाटका स्टेट पावर कॉर्पोरेशन से. ओके, नाउ ये जो ऑर्डर मिलता है इनसे, इसके फेवर में कर्नाटका स्टेट पावर कॉर्पोरेशन इनको एक ऑर्डर देती है इंडो यूनिक को कि आपको ये काम करना है. और काम क्या था? वॉशिंग ऑफ कोल कोल माइंस के लिए, मतलब आई मीन वॉशिंग ऑफ कोल, जो भी प्रोसेस होता हो साइंटिफिक क्वायरिंग. ठीक है, अब इंडो यूनिक को ऑर्डर मिलता है कर्नाटका स्टेट पावर कॉर्पोरेशन से, काहे का? वॉशिंग ऑफ कोल का. कर्नाटका स्टेट पावर कॉर्पोरेशन इंडो यूनिक से कहती है कि आप इस काम को करिए और गारंटी के तहत आप हमें बैंक गारंटीज दे दीजिए. ठीक है, तो इंडो यूनिक बैंक गारंटी दे देता है एसबीआई के नाम. ठीक है, एसबीआई के थ्रू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू एक बैंक गारंटी दे देता है. जब ये बैंक गारंटी दे दी तो फिर उसके बाद काम शुरू होता है. काम शुरू होने के बाद इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड एक और सब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है. किसके साथ? उसका नाम क्या? ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड. एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल लिमिटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल. देखिए, अब इंडो यूनिक ने कहा हम कोल वॉश करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? तो एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल करेगा. यानी कि अब हम यहां पर हम ब्रीफली लिख सकते हैं कि देखिए, एक एग्रीमेंट होता है इंडो यूनिक एंड किसके बीच में? कर्नाटका स्टेट पावर कॉर्पोरेशन. ठीक है, केपीसीएल, कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है, एक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट 1. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट 1. यहां पर एसबीआई के थ्रू बैंक गारंटीज, कर्नाटका स्टेट पावर कॉर्पोरेशन क्या है? इंडो यूनिक से एसबीआई के थ्रू बैंक गारंटीज ले लेता है. सेकेंड एग्रीमेंट सब कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब इंडो यूनिक काम शुरू कर देता है. क्या काम है? वॉशिंग ऑफ कोल. फिर दूसरा एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? इंडो यूनिक एक सब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है. किसके साथ? ग्लोबल मर्केंटाइल के साथ, एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल के साथ. ठीक है, ये काहे के लिए? दिस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल. ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, कि ये ट्रांसपोर्ट करेंगे. एनएन ग्लोबल जो है, इंडो यूनिक जो है, वो ग्लोबल मर्केंटाइल से बैंक गारंटी ले लेता है. ओके, तो ग्लोबल मर्केंटाइल जो है वो भी इंडो यूनिक को बैंक गारंटी दे देता है. किसकी? एसबीआई की. ठीक, अब ये कॉन्ट्रैक्ट 2 हो गया. कॉन्ट्रैक्ट 2. ओके, इसमें
एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है कि अगर इंडो यूनिक और ग्लोबल मर्केंटाइल के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो मसला कोर्ट में ना जाके बल्कि आर्बिट्रेशन के जरिए से रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये फैक्ट्स हो गए। अब क्या होता है कि केपीसीएल कर्नाटका इंडो यूनिक के खिलाफ जो मतलब इसके अगेंस्ट जो बैंक गारंटीज ले रखी थी केपीसीएल ने, वो उनका एनकैश कर लेता है, क्योंकि हो सकता है इंडो यूनिक के काम से वो सेटिस्फाइड ना हो तो उसको कोई लॉस हुआ हो, तो केपीसीएल ने इंडो यूनिक की बैंक गारंटीज एनकैश करवा ली। इन कंसिक्वेंस ऑफ दिस इंडो यूनिक ने जो ग्लोबल मर्केंटाइल ने बैंक गारंटीज दी थी वो एनकैश करा ली। अब यहां पे डिस्प्यूट स्टार्ट होता है बिटवीन इंडो यूनिक एंड ग्लोबल मर्केंटाइल। द केपीसीएल वो तो एक अलग मसला हो गया। अब दोनों के बीच में यहां पे ग्लोबल मर्केंटाइल ने इंडो यूनिक के खिलाफ केस कर दिया। ठीक है, अब आप यहां देखें नेक्स्ट। The invocation of the bank guarantee under the subcontract led to a series of proceedings that stemmed from decision of the commercial court in Nagpur, which was eventually challenged before the Bombay High Court by way of a writ petition filed under Articles 226 and 227 of the Constitution. Invocation of the bank guarantee under the subcontract led to a series of proceedings that stemmed from the decision of the commercial court. NN Global जो था, I mean sorry, वो इंडो यूनिक के खिलाफ कमर्शियल कोर्ट में चला गया नागपुर में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ये मसला पहुंच जाता है। हाई कोर्ट रिजेक्टेड द फाइंडिंग्स ऑफ द कमर्शियल कोर्ट एंड थ्रू इट्स जजमेंट हेल्ड दैट देयर वाज अ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज whilst allowing an application under section 8 of the ANC Act 1996। कमर्शियल कोर्ट नागपुर में ये प्ली लेता है रिस्पोंडेंट यानी कि इंडो यूनिक की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं कि या ये कोर्ट प्रॉपर नहीं है, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो ये डिस्प्यूट पहले आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर क्या होता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये मसला आता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट क्लियरली ये कह देता है कि दैट देयर वाज अ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये उठा था कि आर्बिट्रेशन में कैसे चला जाएगा जब वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट स्टैम्प्ड नहीं है। उसको स्टैम्प्ड होना चाहिए, स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए था। नॉर्मल पेपर पे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखते हैं नॉर्मल पेपर पे हो जाते हैं, तो अनस्टैम्प्ड होते हैं। अनस्टैम्प्ड नहीं होने चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, नोटराइज्ड होना चाहिए। The High Court further went on to reject the contention that the alleged fraudulent invocation of the bank guarantee could not be resolved through arbitration। और उसने हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कंटेंशन कि बैंक गारंटी का जो ये मसला है, फ्रॉडुलेंट इन्वोकेशन ऑफ द बैंक गारंटी कुड नॉट बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन। ऐसा कुछ नहीं, आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करवाई जाए। ये ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेशन नहीं अप्लाई होगा, बिल्कुल अप्लाई होगा यहां पर। द हाई कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द कंटेंशन ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बीइंग अनएनफोर्सेबल एज द सब कॉन्ट्रैक्ट वाज अनस्टैम्प्ड कुड बी रेज्ड at the time of filing an application under section 11 of the act or at any other appropriate time before the arbitral tribunal aggrieved by the decision of the Bombay High Court। अब ग्लोबल मर्केंटाइल का ये कहना था कि आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व नहीं होगा, इसलिए वो बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन से अग्रीव था। जब बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन से अग्रीव था तो वो कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट से ये बात मनवाने चला गया कि ये आर्बिट्रेशन का मसला नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जिस कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट अनस्टैम्प्ड है। सारा मसला ये है, आप बस एक लाइन में इस बात को समझ लो कि जो एग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, वो अनस्टैम्प्ड है। इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ एग्रीमेंट्स, देखिए वहां पर स्टैंप टेबल बनी हुई है कि कहां से कितना, किसके ऊपर कितना स्टैंप लगेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के पास की पावर है कि डे टू डे बेसिस पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाल सकती है, नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि ये चीज इतने स्टैंप पर होगी, ये चीज इतने स्टैंप पर होगी। डिफरेंट वैल्यूज की एक टेबल है। ओके, अब देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि ये अनस्टैम्प्ड है, तो वो एनएन ग्लोबल लिमिटेड जो था वो बड़ा परेशान हो गया बॉम्बे हाईकोर्ट से, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है, अनस्टैम्प्ड स्टैम्प्ड होने से कुछ नहीं होता। तो ग्लोबल मर्केंटाइल कहां आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया। द सुप्रीम कोर्ट हैड टू डील विद 3 इश्यूज। 3 इश्यूज क्या थे, 2 of which are within the purview of the present article। The first issue was whether an arbitration agreement would be enforceable if it was present in an agreement which was unstamped and unenforceable under the relevant stamp act।
So the first issue was whether an arbitration agreement would be enforceable if it was present in an agreement which was unstamped and unenforceable under the relevant Stamp Act. The second issue was whether the allegation of the fraudulent invocation of the bank guarantee was a subject matter capable of being settled by arbitration. Second issue कि फ्रॉड हुआ है, तो क्या फ्रॉड भी आर्बिट्रेशन से मसला हल हो जाएगा या फिर हम कोर्ट आए? सुप्रीम कोर्ट को इसके बाद इसका भी जवाब देना था। सुप्रीम कोर्ट का पहला किस सवाल का जवाब देना था कि क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अनस्टैम्प्ड है तो क्या वो एनफोर्सेबल है, चल सकता है ये डिस्प्यूट, उसके अंदर जा सकता है आर्बिट्रेशन के अंदर, जबकि वो अनस्टैम्प्ड है। दूसरा सवाल का जवाब जो सुप्रीम कोर्ट को देना था वो ये था कि फ्रॉड हुआ है, एक केस में फ्रॉड हैज टेकन प्लेस, फ्रॉडुलेंट इन्वोकेशन ऑफ द बैंक गारंटीज था बाय इंडो यूनिक अगेंस्ट एनएन ग्लोबल। तो क्या बैंक गारंटीज के मसले में जहां फ्रॉड हुआ है क्या वो भी मसला आर्बिट्रेशन से सेटल हो सकता है या नहीं? ओके, अब आप देखें नेक्स्ट, कमिंग टू द जजमेंट। द सुप्रीम कोर्ट while passing its judgment has placed a heavy reliance on the doctrines of separability and competence, whilst noting their importance in modern and contemporary arbitral jurisprudence. The Supreme Court relied on international arbitral jurisprudence of the global arbitration hotspots such as UK, US, and France, whilst reiterating the need to give effect to the essence of the 1985 Unicitral Model Law on which the Arbitration and Conciliation Act is based. See, 1985 यूनिसिट्रल मॉडल लॉ के ऊपर हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 इज बेस्ड, और जो ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं आर्बिट्रेशन सबसे ज्यादा जहां पर प्रैक्टिस किया जा रहा है दैट इज यूके, यूएस, France, and even in the Middle East, which is not mentioned here, Dubai International Arbitration Center. Then we have another, recently Chief Justice of India D.Y. Chandrachud has stated that in the time has come for India to become a hub for international commercial arbitration, and we have this International Arbitration and Mediation Center, a newly appointed opened inaugurated center in Hyderabad. We have Mumbai International Arbitration Center, we have Delhi International Arbitration Center. So we are now becoming, eventually we are now becoming the hub of international commercial arbitration. Alongside this, we have another hotspots of arbitration in West Asia, I'm sorry, in East Asia, in Singapore, okay, in Malaysia, okay. So you can look at these, you can have a look of all these international arbitration institutions across the world where it is being practiced. So the Supreme Court said that let us let us peruse the arbitral jurisprudence of these countries which are actually the hotspots for arbitration. So the court also noted the legislative intention of minimizing judicial interference in the arbitration process and highlighted the rationale behind the amendment of Section 11 of the Act. Okay, now it mentioned a case in SMST Estates Private Limited versus Chandramani Tea Corporation Private Limited, where inter alia the court held that an unstamped arbitration agreement cannot be acted upon to enforce an arbitration agreement contained in it. The judgment in this case propounded a dichotomy between the two aspects of an unregistered and an unstamped agreement. The court in this case, succinctly applying the doctrine of separability to the aspect of non-registration, held that non-registration of an agreement would not affect the unenforceability of the arbitration agreement contained in it. However, with regard to the aspect of non-payment of stamp duty, the court held that the strict and mandatory provisions of the Stamp Act could not be read harmoniously with the relevant provisions of the Arbitration and Conciliation Act. It is pertinent to note here that the judgment in that case was passed before the 2016 amendment. There was an amendment made in Section 11 so that it can be made possible that even an unstamped and unregistered arbitration agreement is equally enforceable. So this judgment, which we are talking about, SMST judgment, in this judgment the Supreme Court held that unstamped arbitration agreement was not enforceable. So this judgment was given by the Supreme Court before the 2016 amendment. So now we are in a phase which is post amendment, to post 2016 amendment. Okay, so then was based on the decision of the Constitutional Bench in SBP and Co versus Patel Engineering Limited and National Insurance Corporation Limited versus Bukhara Polyfab Private Limited.
So now coming to these are all the judgments which the court has highlighted. Now, the court held that therefore on a conjoint reading of the relevant provisions of the Stamp Act, Contract Act and Arbitration and Conciliation Act determined that an unstamped arbitration agreement, see, Stamp Act, Contract Act, Arbitration and Conciliation Act determined that an unstamped agreement could not be enforced by law. It appears that the court in Garware has failed to recognize the rationale behind the fiction of separability and has wrongly tied the fate of the arbitration agreement to the substantive contract. Okay, so this was the issue of the Supreme Court. Okay, now coming to the conclusion, the court also noted that the non-payment or deficiency under the Stamp Act was a curable defect. अगर स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करी है तो कोई बात नहीं, उसको क्योर किया जा सकता है, आप पे कर दो, कोई प्रॉब्लम उसकी वजह से ऐसा थोड़ी है कि पूरा एग्रीमेंट ही बेकार हो जाए. Okay, so under the stamp duty is paid accordingly, the court overruled the position in SMST on this issue. तो जो SMST वाला judgment था, that was overruled by the Supreme Court. Okay. Now coming to the conclusion, the court seems to have recognized that they can always have a second look at the time of enforcement or setting aside of the award. In addition to this, the court has also noted the importance of paying attention to the intention of the legislature, which is evident from the series of amendments made to the Act over recent years, and has also laid emphasis on the importance of the reports of the Law Commission of India. This judgment has minimized undue judicial interference, which often occurred at the time of applications made under Section 8, 9, and 11 of the Act, and has thereby improved the overall efficacy of the arbitration process for the Indian business community. It is my opinion that the judgment of the court has met an international benchmark and has improved the prospect of India becoming a favorable seat for international commercial arbitrations in the near future. The court has also shown its willingness to uphold essence of the 1985 unilateral model law and the need to honor India's commitment under the 1958 New York Convention. It is true that international arbitration is governed by transnational principles of law that transcend the idiosyncrasies of national courts and legislatures, and the judgments of the Indian Supreme Court in global mercantile has definitely gone a long way in instilling confidence in the minds of the international business community with regard to the new arbitration regime in India. So that's all about unstamped and unregistered arbitration agreement. Thank you.